Good evening all. Welcome to Learners Academy. तो चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन हमने कल स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड अ फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू इजी क्वेश्चंस। तो कल हमने वही बेसिकली क्वेश्चंस उठाए जिसमें एक साइड और एक एंगल गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल गिवन है, तो बचे हुए इसके पैरामीटर्स पता करना, लाइक साइड्स पता करना या दूसरी बातें पता करना। राइट, क्लियर? भव्य उठ के आ गया। ओके, तो इस चैप्टर को टच करने के लिए हमको 15 वैल्यूज याद होनी चाहिए। कल कही थी मैंने। किस किस को याद करने के लिए कहा था स्पेसिफिकली? सक्षम और ऋषभ, याद है दोनों को? किस किस की याद है? साइन और कॉस, यानी साइन की 5, कॉस की 5, 10 वैल्यूज याद है। ठीक है, नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो और बताओ कॉस 60 कितना होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सब लोग आगे देखेंगे। करेक्ट है क्या? सक्षम बताओ करेक्ट है क्या? खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, नोटबुक लेके। हाँ, वहीं खड़े हो जाओ दीवार के सारे। आपको बिल्कुल एक भी वैल्यू याद नहीं है? क्या भूल गए आप? वैल्यू याद करके आए थे फिर भूल गए? याद करना ही भूल गए? ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे घर पे? स्कूल भी बंद है अभी तो। बोलो क्या किया जाए? दो ऑप्शन है, या तो आप भी आके लास्ट में पापा से बात करवाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 बैठ के याद करके सुना के जाएंगे। सेलेक्ट कर लो, डिसाइड कर लो। हाँ जी, अब आप बताओ 1/2 या 1/√2? 1/√2, 1/2 ओनली। और कॉस 45 डिग्री? और कॉस 30 डिग्री? 1। कॉस 30 डिग्री 1 है, और कॉस 0 डिग्री? और फिर कॉस 30 कितना है? (3√2). ठीक है, आप भी या तो बात करवाओगे या फिर चलो आपकी मम्मी से तो ऐसे बात करनी है। और किसको दिया था काम ये वैल्यूज याद करने का? सबको याद है बाकी? आप दोनों को याद है? सुबह याद नहीं थी आप दोनों को? याद है? बताओ tan 30 डिग्री कृतिका। एंड व्हाट इज cos 90 डिग्री? एंड व्हाट इज sin 30? 1 बाय, ओके, एंड tan 45? 1। बैठो, वेरी गुड। और किसको वंश याद है? खड़ा हो। हाँ बताओ, sin 30 डिग्री? हम्म 1/2, 1/√2। और sin 45 डिग्री? क्या नहीं है यार? कंफ्यूजन है तो आपके पास भी वही दो ऑप्शन है जो बाकियों को दिए हैं। हाँ मयंक याद है? खड़े हो। व्हाट इज tan 60 डिग्री? और व्हाट इज sin 0 डिग्री? एंड व्हाट इज tan 90 डिग्री? tan 90 डिग्री। एंड व्हाट इज sin 90 डिग्री? 90 डिग्री 0। अच्छा, और cos 9 और sin 0 डिग्री? 0 डिग्री 1। वो भी 1, वो भी 1। और sin 90 0 और sin 90 0? sin 90 तो 1 और sin
0 0 साइन 0 0 और 10 0 10 0 नॉट और 10 45 10 45 और cos 45। cos 45 तो साइन 0 साइन 90 10 0 10 90 चार वैल्यूज में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, क्लास खत्म होते होते कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आप भी रुक जाओगे इनके साथ। बैठ जाओ। हाँ अभी पूछते हैं वापस। अगर क्लास खत्म होने के बाद कंफ्यूजन रहा तो बिठा दूंगा मैं, 100 बार लिखवाऊंगा, तो सोच समझ के बोलना कि हुआ कि नहीं हुआ। हाँ उदित खड़े हो। व्हाट इज साइन 60 डिग्री एंड व्हाट इज tan 60 डिग्री? नहीं पता, क्यों? तो क्या पता है? साइन पता है, कॉस पता है, tan पता है, क्या क्या पता है बताओ मुझे, तो मैं उसमें से पूछूं। बस 10 60 और 10 90 के अलावा कुछ भी पूछ लूं? साइन कॉस में से पूछ लूं? साइन 30 और कॉस 30 और कॉस 0 और tan 0 0। ओके, एंड व्हाट इज tan 30? ओके, एंड व्हाट इज sin 60? एंड व्हाट इज cos 90? जीरो। तो tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, राइट? यही होता है, सही बोल रहा हूं? tan 60 कितना होता है और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये दो वैल्यूज आपको क्लास खत्म होते होते याद हो जानी चाहिए। बैठिए। हाँ जी, और किसको याद नहीं है? कृतिका याद है? ओके, तन्नू याद है सारी वैल्यूज या कुछ कुछ? सारी। स्टैंड अप, नोटबुक्स बंद करो, अगर कुछ खोल रखी है तो नोटबुक्स और ये टेबल वगैरह बंद करो, आवाज नहीं बीच बीच में ये। हाँ रेडी? ओके, टेल मी व्हाट इज साइन 45? ओके, व्हाट इज cos 30? अरे आवाज क्यों आ रही है बीच में? व्हाट इज cos 30? √3/2। एंड व्हाट इज tan 90? ओके वेरी गुड। एंड व्हाट इज cos 0? 1। ओके, एंड व्हाट इज cos 60? ओके लास्ट, व्हाट इज sin tan 0? tan 0 not defined and tan 90? ठीक है बैठो, वेरी गुड। तो देखो तन्नू भी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, कर सकती है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? तो करके जाएंगे आज। ठीक है, तो आज हमने साइन कॉस टेन 3 रेशियोज रिवाइज किए, कल 6 के 6 रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये कल का टास्क है। अब आपको डेली टास्क मिलेंगे, डेली रिवीजन एंड डेली पढ़ाई करनी है। तो साइन कॉस टेन तो आज कवर हुआ, कोसेक सेक कॉट कल कवर होगा, यानी कल पूरी टेबल में से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। समझ गए क्या? अब अगर कुछ बच्चे आज ही नहीं पढ़ाई करके आए तो कल उनके लिए डबल काम है, पहले तो सीधे याद करो फिर उल्टे याद करो। अच्छा, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा कि मैंने कहा cosec 30 तो आप पहले sin 30 सोच रहे हो 1/2 फिर उसका उल्टा कर रहे हो, हाँ सर 1/2 का उल्टा 2, इतना टाइम नहीं है। जितनी जल्दी ऑन द स्पॉट आप sin cos 10 बता रहे हैं उतनी जल्दी ही आपको cosec sec cot भी बताना है। इन शॉर्ट याद होना चाहिए 30 की 30 वैल्यूज। रेडी? ठीक है, तो ये कल का टास्क रहेगा हमारा। हाँ वंश आप बैठ जाओ, बैठिए आप दोनों भी अपनी अपनी जगह पे, यहीं बैठ जा तुम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, और डेली अब से टिल योर एग्जाम्स 10 से 15 मिनट का ओरल टेस्ट होगा किसी न किसी टॉपिक पे, मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक चल रहा है उसी पे होगा। अगर मान लो उसमें कुछ पूछने लायक नहीं है तो कुछ भी पूछा जा सकता है मैथमेटिक्स में से, मतलब आपके कोर्स में से। ठीक है? ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के लिए आप रेडी रहना, पढ़ाई करके आना, रेडी होके आना कि सर आज क्या पूछेंगे। ओके चलिए आइए,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो अब जो अगले क्वेश्चंस हैं उसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट सीखने अपने को, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एक यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इनका मीनिंग समझते बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से किसी ऊपर की व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए आपकी नजर कितनी उठी, किस एंगल पर उठी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से नीचे के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए आपकी नजर आपके बेस एंगल से कितने एंगल नीचे की तरफ झुकी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताओ, सरल सी भाषा में समझ में आया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं रोड पे खड़ा हूं और ऊपर से मेरा फ्रेंड छत पे से, सीलिंग पे से मेरा फ्रेंड मुझे हाय करता है या कुछ बोलता है, तो उसको तरफ देखने के लिए अगर वो हाय नहीं करता तो मेरी नजर ऐसे होती रोड पे। अब यहां से अगर मैं उसको ऐसे देखूंगा तो ये तो वही बेस लाइन, इस बेस लाइन से सपोज करो मेरी नजर यूं गई, तो ये तो मेरी नजर जा रही है यूं उसकी तरफ, और ये है मेरी बेस लाइन। तो बेस लाइन और जो अब मेरी नजर जा रही है इसके बीच का जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन समझने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान से सुनो। सपोज करो अब मैं ऊपर खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड नीचे आया है मुझसे मिलने, तो वो नीचे से हाय कहेगा, हाय हेलो जो भी कहेगा, तो अब मेरे को नीचे देखना पड़ेगा। तो अगर वो नीचे नहीं आता है तब मैं सामने देखूंगा, उस सामने वाली नजर को कहूंगा मैं बेस लाइन। ठीक है। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होती है तो जो लैंड है या जो रोड है या जो जमीन है वही बेस लाइन का काम करती है। ओके। लेकिन जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो ऊपर तो कोई रोड है नहीं, तो ऊपर एक इमेजिनरी लाइन सोचनी पड़ती है, मतलब आपकी नजर के सामने एक इमेजिनरी लाइन सोचनी पड़ती है, उसको कहेंगे हम बेस लाइन। उसको क्या कहेंगे? बेस लाइन। ये मेरी सामने वाली नजर और ये मेरी नीचे झुकती हुई नजर, तो ये जो नीचे जो मेरी साइट जा रही है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो लाइन ऑफ साइट यूं जाएगी, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट यूं जाएगी, और ये है बेस लाइन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके। और ताजुब की बात यह है कि अगर एक फ्रेंड ऊपर खड़ा है एक फ्रेंड नीचे खड़ा है, तो जितने एंगल पे इसको नजर उठानी पड़ेगी उतना ही एंगल पे उसको नजर झुकानी पड़ेगी, अगर दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। एंड दैट कम्स टू द एंड ऑफ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, that angle of elevation is always equal to angle of depression। जब सेम ही डायग्राम की बात करी जाए, मतलब सेम ही इंसिडेंट की बात करी जाए, उसी दौरान आप जितना ऊपर देखोगे ऊपर वाला भी उतना ही नीचे देखेगा। ओके ना, समझ आ गए? लेकिन अगर आपने इंसिडेंट चेंज कर दिया तो फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब दो अलग अलग डायग्राम में वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सेम डायग्राम में जो लाइन ऑफ साइड से लैंड का एंगल बनेगा वही बेस लाइन से ऊपर से नीचे का एंगल बनेगा। ओके। इसको मैथमेटिकली समझते हैं, फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। देखो देखो क्या लिखा हुआ है। लेट अस सपोज एबी इज अ टावर। वन सेकंड। लेट मी सी, यही है क्या? हाँ बिल्कुल यही है। लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ, पढ़ लेते हैं फटाफट से, रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है आपने, ठीक है। मान लेते हैं ए बी एक टावर है या कोई भी बिल्डिंग है। ओके। स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से हमेशा कोई भी बिल्डिंग या कोई भी टावर हमेशा वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर खड़ा होगा। वो बोले या ना बोले हमको परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर टावर तो ऐसे झुका हुआ भी हो सकता है होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम एक्सेप्शनल केस नहीं मानेंगे, हम यही मानेंगे कि वो जो परपेंडिकुलर खड़ा है। ओके ना? ठीक है। या कोई इंसान भी खड़ा होगा तो हम वर्टिकली उसको मानेंगे, परपेंडिकुलर ही मानेंगे। ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग द ग्राउंड एट द पॉइंट बी, मेकिंग ए राइट एंगल विद द ग्राउंड एट द पॉइंट बी, ग्राउंड के साथ ये टावर बी पर राइट एंगल बना रहा है। कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट पॉइंट ए बी द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ए है, देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बी जो है बेस ऑफ द टावर है, ये भी देख लिया हमने। अब पॉइंट सी ग्राउंड पर एक तीसरा पॉइंट है, पॉइंट सी ग्राउंड पर एक तीसरा पॉइंट है जो कि उसके बॉटम से या बेस से कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर है। वो जो सी है उस टावर के बॉटम से कुछ दूरी पर है, कुछ स्पेसिफाइड दूरी पर है। ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्सन जो कि सी पर खड़ा है, चलो वो डायग्राम उधर छुप गया तो मैं इधर बना देता हूं। इस तरीके का डायग्राम था। जो पर्सन सी पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, इस जगह खड़ा है,
अब अगर ये दूसरा पर्सन जो ए पे खड़ा है उसको देखेगा, सी से जब आपकी लाइन ऑफ साइट ए की तरफ जाएगी, ओके ठीक है, समझ गए। तो ये जो सी ए, ये जो सी ए लाइन ऑफ, ये जो सी ए लाइन सेगमेंट कह दो, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। पढ़ते हैं, व्हेन ए पर्सन एट द पॉइंट सी लुक्स एट एन अनदर पर्सन एट द पॉइंट ए ऑन द टॉप ऑफ द टावर, देन व्हाट हैपेंस, देन द लाइन ए सी कह दो या सी ए कह दो, ए सी सी ए भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी तो नीचे को देखेगा उसी लाइन ऑफ साइट से, तो नीचे से ऊपर ए सी और ऊपर से नीचे सी ए, तो ए सी या सी ए कुछ भी कह दो, जो कि दोनों की आंखों के बीच में एक लाइन बन रही है, इमेजिनरी लाइन बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन सुनो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल, समझ गए? लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का एंगल, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट सी ए। अब देखो, जब अपन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो सी से ए पे जाएंगे, तो जो मैं कह रहा था ना, सी ए भी पढ़ सकते हैं और ए सी भी पढ़ सकते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में सी ए पढ़ेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या पढ़ेंगे? हम ए सी पढ़ेंगे। तो सी ए जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे ग्राउंड पर है सी बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है? अच्छा, ये जहां हम जाते हैं उसको तो प्रीपोजिशन ऑफ से कनेक्ट करते हैं और जहां से ये निकलता है उसको प्रीपोजिशन फ्रॉम से कनेक्ट करते हैं। तो कहां जा रहा है? ये ए पे जा रहा है, तो क्या लिखा है? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ द टावर को हम ऑफ से कनेक्ट करेंगे और कहां से ये निकला है? सी से। सी को हम फ्रॉम से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि जहां से निकलते हैं वहां से फ्रॉम, जहां पहुंचते हैं वहां टू लगाते हैं, फ्रॉम टू का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है ये, यहाँ पे फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन होता है। और पहले ये बताया जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, बाद में ये बताया जा रहा है कि कहां से निकले। पहले हमेशा ऑफ करके बताया जाएगा कि लाइन ऑफ साइट कहां जा रही है, टॉप ऑफ द टावर जा रही है, और कहां से जा रही है? फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। ओके डन। डिप्रेशन में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट। अब की बार लाइन ऑफ साइट को सी ए नहीं पढ़ेंगे, ए सी पढ़ेंगे, ए से लेके सी। लेकिन जो बेस लाइन है वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ए डी। जो बेस लाइन है वो कौन सी होगी? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ए डी, जो कि ग्राउंड वाली लाइन सी बी से पैरेलल होगी। कैसे? देखो इधर, ये था हमारा ट्राइंगल, ये था ए बी एंड दिस वाज सी। तो ये ए सी तो हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, ए से लेके सी हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। अब इस लाइन के और टावर के बीच का एंगल नहीं होता कभी भी, डिप्रेशन याद रखना। ये सबसे बड़ी भूल है कि लाइन ऑफ साइट और टावर के बीच का एंगल थीटा होगा, नहीं, ये कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? बेस लाइन एक इमेजिनरी ऐसी लाइन होगी ए डी, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे, वो इमेजिनरी लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड है सी बी उससे पैरेलल होगी। उससे क्या होगी? पैरेलल होगी। इन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अपन पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट लगाएं, तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो एसी ट्रांसवर्सल है, एसी ट्रांसवर्सल है तो वो थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स हो जाएंगे? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, और नेचर के लॉ के हिसाब से भी आपका एंगल इक्वल होगा कि जितना आप नजर ऊपर करोगे उतना ही नजर उसको नीचे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आ जाइए, डी एंगल डी ए सी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इसको देखो, ऑफ ए पॉइंट सी, देखो कहां जा रहे हो आप? ए से सी की तरफ जा रहे हो, तो ऑफ से किसको कनेक्ट किया? जहां आप जा रहे हो। और फ्रॉम से किसको कनेक्ट किया? जहां से आप निकले हो। निकले तो आप ए से हो, और जहां जा रहे हो आप सी पे। तो ऐसे लिखूंगा मैं, ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए। समझ आया? फ्रॉम द पॉइंट ए। अब ये सी जो है ये ग्राउंड पर है, तो लिख सकता हूं सी ऑन द ग्राउंड। और ये जो ए है ये टॉप ऑफ द टावर है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दैट इज पॉइंट ए। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। डन, क्लियर है? एलिवेशन डिप्रेशन समझ में आ गया? चलिए अब चलें क्वेश्चन पे। बोलो वंश, समझ में आ गया? एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। अक्सर हम ये भी कर सकते हैं,
अब ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो अभी मैंने आपको बात बताई कि दोनों इक्वल होते हैं, उसका प्रूफ है ये कि इस फिगर के अंदर लाइन ADCB के पैरेलल है, तो AC या CA कुछ भी कर लो वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, रीजन बीइंग द अल्टरनेट एंगल. सो वी कैन कंक्लूड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक. एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, बोलो समझ आया? अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो. ठीक है, और नहीं करना तो वो आपकी ऑप्शन है. ठीक है, क्लियर है? हमने किया था क्या क्लास में, जब किया था हमने कन्वर्ट नहीं किया था, डिप्रेशन को डिप्रेशन की तरह सॉल्व किया था या एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट किया था उसको? डिप्रेशन को डिप्रेशन की तरह ही किया था. चलो ठीक है, एनीवेज आ जाइए. अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सीरीज का. एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, ऑफ से क्या कनेक्ट हो रहा है? टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप पे जा रहे हैं. ऑफ से क्या कनेक्ट होगा? जहां हम जा रहे हैं. फ्रॉम से क्या कनेक्ट होगा? जहां से निकले हैं या जहां से आ रहे हैं. तो ग्राउंड से टॉप पर जाएंगे तो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा? सोचो, ग्राउंड से टॉप पे जाएंगे तो एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा? बोलो. और टॉप से ग्राउंड पे जाएंगे तो, और टॉप से अगेन टॉप पे जाएंगे तो एलिवेशन. एक टॉप से एक टॉप ऑफ द टावर हो सकता है, एक टॉप ऑफ द माउंटेन हो सकता है. अब टॉप ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द माउंटेन जाएंगे तो वापस अगेन एलिवेशन हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है, एलिवेशन भी हो सकता है, ठीक है, और डिप्रेशन भी हो सकता है. समझ गए? क्लियर है? आइए, तो अब देखिए इसको रीड आउट करना सीखिए. इधर कॉमा लगा हुआ है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है. कौन? ये पॉइंट. ये पॉइंट जो है टावर के फुट से 30 मीटर. खड़ा हो तो खड़ा हो, सामने चलिए. अगली बार तूने इसकी बात सुनी तेरे को भी खड़ा कर दूंगा, फिर सुनते रहना वहां पे. मना नहीं कर रहा, उसको सुनाया जा रहा है, पता नहीं कौन सी राम कथा, ऐसी कौन सी राम कथा सुना रहा है तेरे को जो तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में. 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर, वहां जाके सुना, अभी पढ़ाई कर ले. हाँ, ये पॉइंट जो है फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है. समझ आया? ओके, सो लेट्स मेक ए डायग्राम ऑफ दिस इक्वेशन. तो जनरली अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है आधे से ज्यादा 70 to 75% क्वेश्चंस में. तो कुछ एक क्वेश्चंस ही स्पेशल हैं, बाकी तो सब में अपने को राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है. ठीक है, ए बी सी. तो ए बी तो हो गया हमारा टावर. ठीक है, ग्राउंड से हम टॉप की तरफ जा रहे हैं और ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 30 मीटर. कितना दूर है उससे? तो ये BC डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 30 मीटर. और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री. तो यही तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. बताओ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. और डिप्रेशन देता तो कहाँ होता वो एंगल? अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह क्या देता? डिप्रेशन. तो इस ट्राइंगल में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे मार्क होता? बताओ, कहाँ मार्क होता? ट्राइंगल में मार्क होता ही नहीं, इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ती और यहाँ मार्क होता. ठीक है, क्लियर है? अभी तो एलिवेशन ही दे रहा है तो अपने को वो नहीं सोचना, लेकिन कल को दे सकता है ना डिप्रेशन भी. ठीक है, चलिए, तो ये हमने डेटा नोट कर लिया. पूछ क्या रहा है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर यानी AB. ये AB हाइट है जो आपको पता करनी है. चलो, अब ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट हो गया ना कल वाले की तरह. थीटा के सामने वाली ये हो गई अपोजिट साइड, और ये हो गई 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई हमारी बची हुई साइड यानी कि एडजेसेंट साइड. हो गई? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें. जनरली एंगल ऑफ एलिवेशन में हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं रहता है, एडजेसेंट एंड अपोजिट का ही रोल रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में. तो देखो, अपोजिट पता करनी है, एडजेसेंट है. अपोजिट पता करनी है, एडजेसेंट पता है. बोलो उदित, अपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन कौन से रेशियो से होता है? tan या फिर cot. तो हम tan यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला बोलो उदित. अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. सो थीटा कितना गिवन है हमको यहाँ पे? 30 डिग्रीज. अपोजिट साइड हमारी कौन सी है? AB. एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है?
BC, ओके 1030 कितना होता है 1/√3। AP पता करना है एज इट इज और BC पता है ऑलरेडी 30, ओके। तो यहां से मल्टीप्लाई करो, AB इंटू √3 हो गया ये, यानी √3 टाइम्स AB और 30 बन जा 30, ठीक है। तो AB की वैल्यू निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय √3। तो वैसे तो आंसर है बट एक प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट इट एज √3 ऊपर √3 नीचे, तो इट इज लाइक 30 इंटू √3 30√3 और √3 इंटू √3 3 से अगेन 10 टाइम्स और काट दो उसको, तो 10√3 मीटर्स, यानी कि करीब 17.32 मीटर। यस और नो। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर्स होगा। टीहू इन विच क्लास 9th, तो अभी वहां होगी सामने बात, ओके समझ आया। 10√3 मीटर्स इज द फाइनल आंसर। कर दूं क्या इसको डिलीट, चलो इजी क्वेश्चन था बट एंगल ऑफ एलिवेशन का इंट्रोडक्शन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब अपन एक काम करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन पहले निपटाते हैं ना। देखो बताओ कौन कौन सा है। 5th और 6th तो नहीं लग रहा है, 5th और 6th और 7th ये तो छोटे छोटे सब क्वेश्चन इजी रहे। ये रहा 7th है, 7th देखते हैं। देखो पहले 6th में भी है, ओके तो फिर एक ही क्वेश्चन छूटता है क्या बीच में, करवाई दो। हाँ फिर चलो कर ही लो। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। अब आपको हमेशा बताया है कि हाइट हमेशा सीधी होती है। हम पतंग उड़ाते हैं, अभी सीजन भी है तो कोई ऐसे नहीं उड़ाता रॉकेट साइड, ऐसे उड़ाता है प्लेन साइड। अच्छा ऐसे उड़ती है तेरी पतंग, ऐसे रॉकेट छोड़ता है उसके नीचे से तू। अब कोई कुछ मोमेंट के लिए इंसिडेंटली वो ऐसे चली गई लेकिन वैसे नहीं जाएगी, ओके ठीक है। तो पतंग तो यूं जाएगी। अब सपोज करो पतंग यूं जाके यहाँ इस जगह पे उड़ रही है, तो यहां से यहां की दूरी हाइट नहीं होगी कभी भी। हाइट कहाँ होगी, जिस जगह पे वो अभी है वहां से जमीन की दूरी, वहां से जमीन की दूरी, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, ओके ठीक है। द स्ट्रिंग, अब उसकी जो स्ट्रिंग है ना डोर है जिससे वो अटैच की गई है, उसको ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांध दिया, ग्राउंड पे एक पॉइंट पे उसको बांध दिया या छत पे बांध दिया ऐसे मान लो। तो इंक्लिनेशन जो ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन बन रहा है उस डोर का, वो डोर ऐसे बनी हुई है, ग्राउंड यूं हॉरिजॉन्टल है, तो ग्राउंड और डोर के बीच का इंक्लिनेशन यानी एंगल बन रहा होगा। वो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको डोर की लंबाई पता करनी है और ऐसा अज्यूम कर लेना कि डोर में कोई भी स्लैक नहीं है, दैट मींस कहीं से वो टूटी हुई नहीं है, कहीं कोई गांठ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमूमन जब अपन पतंग उड़ाते हैं तो उसको गांठ मिल सकती है, लेकिन वो कह रहा है अज्यूम करो कि ऐसी कोई भी स्लैक बीच में नहीं, क्योंकि अगर स्लैक होगा तो फिर लेंथ में डिफरेंस आ सकता है ना, ओके तो वो हमको अज्यूम करना है कि ऐसा नहीं है। तो सीधा हम राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये, ओके। लेट्स से ये तो हमारा K4 काइट उड़ रही है, ये हमारी डोर है A से लेके K, ये हमारी डोर है, डोर की लंबाई मतलब स्ट्रिंग की लेंथ है, और हाइट क्या होगी K से लेके A तक की हाइट नहीं होगी, K से लेके जमीन की बीच की दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी हाइट, ठीक है। तो लेट्स से क्या N नहीं B, A B K, ठीक है। चलिए तो हाइट क्या गिवन है अपने को, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट मींस दिस लेंथ विल बी 60 मीटर, दिस हाइट विल बी 60 मीटर यहां से लेके यहां तक। और ये जो डोर है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री, और आपको निकालनी क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो ये है ना AK ही तो डोर है, तो इसकी लेंथ चाहिए, तो यानी कि ये पार्ट आपको चाहिए। इसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्या 60 डिग्री के हिसाब से ये ऑपोजिट साइड हो गई क्या, और बची हुई ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो अब बताओ क्या गिवन है और क्या चाहिए, ये तो चाहिए, ये गिवन है। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बोलो वंश किसमें होता है, साइन थीटा, बोलो फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय hypotenuse, okay so theta is 60 degrees, so we will write sin 60 degrees, opposite side is KB और adjacent side is KA, okay sin 60 की वैल्यू बोलो ईशानी
√3/2 और केबी की लेंथ कितनी है ये पता कर, नहीं ये तो पता है, और के ए अपने को पता करनी है, के ए को एज इट इज छोड़ दें। चलो तो के ए इंटू √3 हो जाएगा, √3 टाइम्स के ए इक्वल टू 60 इंटू 2 120। अगेन पिछली बार की तरह √3 नीचे जाएगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, कर देते हैं √3 से ऊपर और नीचे, like this so 120 √3 3 से 1 3 से 40, the answer is 40 √3 मीटर। ठीक है, वेरी इजी। चलो अब एलिवेशन वाला, ये वाला क्वेश्चन एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब एलिवेशन जो अभी हमने सीखा है उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और देखो, कर दूं उसको डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी कौन सा किया हमने, 5th 6th देखो। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अच्छा एक और चीज सुनिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन, सीधा बैठ सीधा, जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ साइट जैसे ग्राउंड से ऊपर जाएगी, तो आंखें जमीन में तो होंगी नहीं, किसी की होंगी क्या, कोई जमीन पे तो सो नहीं रहा होगा, है ना। एक्सेप्शनल केस नहीं लेना, जनरली तो खड़ा ही होगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप किसी के दोस्त के यहाँ मिलने जाओगे, दोस्त छत पे, तो आप लेट जाओगे और लेट के देखोगे उसको, और लेट के भी देखोगे तो भी आंखों और जमीन फिर भी डिस्टेंस रहेगा, है ना। अब आंखों को निकाल के जमीन पे तो रख नहीं दोगे, है ना। हाँ, तो भी थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, चाहे से 2-3 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्यों ना रहा, आंखों को जमीन पे तो रख नहीं सकते ना। ठीक है, एनीवेज तो वो तो करेंगे नहीं। तो अगर अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जो व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है उसकी हाइट गिवन है, तो अपने को फिगर के अंदर उसको अज्यूम करना है और हाइट बनानी है। और अगर नहीं गिवन है तो हमको मान लेना है उसने आंखें निकाल के जमीन पे रख दी हैं, और हमको हाइट नहीं बनानी है, हमको हाइट नहीं, अगर उसने दिया है तो बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी। अब इसमें दिया है ना, इसने ए 1.5 मीटर टॉल बॉय दिया है ना, तो इसमें अपने को बॉय की हाइट भी बनानी होगी। दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से शुरू ना होकर थोड़ी ऊंचाई से शुरू होगा, समझ गए, क्लियर। तो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। पक्का वो पूछेगा कि कितनी दूरी पर खड़ा है, या इससे रिलेटेड ही कुछ पूछेगा, जैसे फाइंड द डिस्टेंस, हाँ कितना वो चला, इस तरीके का। चलिए तो देखो, हमारी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमको पता चल जाना चाहिए इसका फिगर कैसा बनेगा। इसका देखो, हम अज्यूम करते हैं इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये लड़का खड़ा है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ओके। वैसे तो क्या करता है, इसको मैं इससे मिला देता एज इट इज। अगर हाइट ऑफ द बॉय का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इसको बिल्कुल ग्राउंड से मिलाता, लाइन ऑफ साइट को, लेकिन अभी लाइन ऑफ साइट को मैं थोड़ी ऊंचाई पे रखूंगा, ठीक है ना। ये इसकी हाइट है, लड़के की हाइट है, कितनी है 1.5, और टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। अब अगर लड़के की हाइट 1.5 और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, तो लड़के को हटा दें तो बची हुई हाइट पता चल जाएगी। ये 1.5 तो ये भी 1.5, तो 30 में से 1.5 गया तो ऊपर कितनी बची 28.5, यहां से यहां तक ये मीटर, ठीक है। चलिए तो उसको, उसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी डी ई। एन मतलब, एन से इतना क्यों लगा हुआ है, एन फोर, बोल बोल बोल, ये बोलते रहते हैं तो आपने बोल दिया। ये मतलब कौन कौन है, नाम गिनाना मुझे, ये के, हाँ सीधा बैठ, हाँ चर्चित और रुद्र बोलते हैं एन, और को भी कोई बोलता है क्या, मयंक, ओके, भव्य भी बोलता है। गर्ल्स बोलते हैं लोग एन 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 करके कुछ, क्लास में नहीं बोलते हैं, बाहर जाके बोलते हैं, मतलब आप लोगों ने नहीं सुना, ठीक है। ठीक है, तो आप चारों भी आना हवेली पे क्लास के बाद, ठीक है। आपसे पूछते हैं एन का मतलब क्या है, अभी हम पता लगाते हैं उस चीज को, तो ठीक है आइए, ठीक है। चलिए देखिए इधर,
तो ये 28.5 मीटर हो गया। चलिए, तो ये 90 डिग्री यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, दोनों जगह होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, पढ़ते हैं एक बार। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू, यानी कि अभी इस समय तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ओके। और कुछ समय के बाद वो जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो लेट से वो यहाँ पे पहुंच चुका है, कहाँ पे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इस जगह पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। कितना है वो, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो इसको लेट से ले लेते हैं CDE, तो इसको ले लेता हूं मैं F और इसको ले लेता हूं G। वो पॉइंट्स आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो 30 से 60। एक चीज और याद रखना, जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और दूर जाएंगे तो एंगल घटता जाएगा, ओके। और बिल्कुल बिल्डिंग के पास आ जाएंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको 90 डिग्री ऊपर अपनी सिर ऊंचा करना पड़ेगा ताकि आप टॉप ऑफ द टावर को देख सकें, जिससे गर्दन भी टूट सकती है। तो ट्राई मत करना ऐसे। ऑब्वियस बात है, आपको बिल्डिंग के टॉप पे देखना है, तो आप बिल्डिंग के बेस से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ होगी। थोड़ा दूर आके देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा ही ऊपर, गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, ओके। और बिल्कुल उधर चले गए तो 90 डिग्री उठाना पड़ेगा, बस ऐसे होना, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पतंग को देखते हो या जैसे किसी को भी देखते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज प्रूव हो गई ना कि हम जाएंगे जैसे जैसे वैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी बढ़ता जाएगा, और दूर जाएंगे तो वो घटता जाएगा। चलिए आ गया ये। अब उसने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पता लगाएं कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितने कदम चलाया, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी, बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो C से F पे आ गया वो, या फिर यूं कह दूं D से G की तरफ आ गया, दोनों सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि CF निकाल लो या फिर DG निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो, वही आपका फाइनल आंसर है, ओके, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा फिगर बनते ही सबसे पहले आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। बोलो, आइडेंटिफाई हो रहे हैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल, नाम बोलो दोनों के, ABC और ABF। और कई बच्चे इसको ले लेते हैं AFC। अब AFC कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है क्या? तो हमेशा आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सो मैं दोनों ट्रायंगल देता हूं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं यहाँ पे, और दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ही होगा। और यहाँ ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, ABF। ठीक है भाई, ठीक है। अब ABC की तरफ देखो, या ABF देख लो पहले, चलो छोटा ये है। तो देखो ABF में आपके पास AB की लेंथ है, तो आप B से लेके F तक की लंबाई निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, ये अपोजिट हो जाएगा और BF क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज का जनरली रोल होता ही नहीं है, अपोजिट और एडजेसेंट का ही रोल होता है। एक क्वेश्चन पहले कर लिया, दूसरा ये कर रहे हैं, इसमें भी अपोजिट एडजेसेंट। दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जहां भी आ जाए, आपको एक हिंट है कि tan थीटा या cot थीटा लग सकता है, ओके। अपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन tan थीटा में ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इन ट्रायंगल ABF में मैं अब सुनो एक और चीज, जब हमारे पास एक ही थीटा हो, पूरे फिगर में हमारे पास एक ही थीटा हो, तो मैं इसको tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा या कोई से भी रेशियो का थीटा बना के लिख सकता हूँ। क्यों आ रही, हाँ नहीं आ रही, दोनों आ रहा है, तो फिर लेकिन अगर एक फिगर के अंदर 2 जगह एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं 30 और 60, तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इसके रेफरेंस ली जाएगी, एक बार इसके रेफरेंस, तो हम थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि थीटा तो एक ही एंगल है ना। तो हम ऐसे दोनों करेंगे, पहले इसमें tan थीटा में इसमें tan, एक ही क्वेश्चन में थीटा की 2 वैल्यूज कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। तो या तो अगर आपको ग्रीक लेटर लेना ही है तो फिर अल्फा बीटा गामा इस तरीके से लो, या थीटा 1 थीटा 2 इस तरीके से लो। सबसे सेफ ऑप्शन है ग्रीक लेटर लो ही मत। F पे बन रहा है ना तो tan F, C पे बन रहा है tan C, इंग्लिश कैपिटल लेटर सी लो ना, इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स ले लो, जरूर थोड़ा थीटा लेना। हाँ, अगर एक ही एंगल है एक्यूट एंगल, तब आप थीटा से उसको डिनोट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ट्रायंगल ABF में मैं tan F ले लूं, और ट्रायंगल ABC में tan C ले लेता हूं, ले लो। चलिए, tan का फॉर्मूला तो हर जगह सेम ही रहता है क्या, अपोजिट बाय
एडजेसेंट, इधर भी वही रहेगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। चलिए अब यहाँ पे एंगल एफ कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ट्राइंगल एबी है, यानी वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर एफ के सामने वाली साइड कौन सी है, एबी, दिख रही है, और जो ट्राइंगल एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें सी के सामने वाली साइड कौन सी, वही एबी है या नहीं है, तो सामने वाली साइड तो एफ के भी एबी है और सी के भी एबी सेम, लेकिन एडजेसेंट साइड कौन सी है। देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से एडजेसेंट साइड केवल बी से लेकर एफ तक है, और बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से एडजेसेंट साइड बी से लेकर सी तक है। ओके, तो एडजेसेंट साइड चेंज होगी, अपोजिट साइड सेम रहेगी दोनों केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड रहेगी मेरी ए बी, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री, यहाँ पे अपोजिट साइड क्या रहेगी ए बी। ओके, एडजेसेंट साइड दोनों की चेंज होगी, छोटे वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड्स है बी एफ और वहां पे बी सी। ओके, चलो अब वैल्यूज पुट अप कर दो, बस सेट तो हो गया मामला। 10 60 की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू पता है 28.5 है ना, यहां से लेके यहां तक 28.5, और बी एफ तो पता करना है, एज इट इज छोड़ो, इधर आ जाओ। 10 30 की वैल्यू बोलो 1/√3, ए बी की वैल्यू वही सेम 28.5, और यहां से बी सी पता करना है, तो बी एफ और बी सी पता कर लें तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो सी एफ है। बी एफ बी सी ये दोनों डिस्टेंस पता चल जाए तो बी सी में से बी एफ घटा दें तो बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी जो हमको फाइनली पता करनी है। समझ गए ना। देखो बी सी शुरुआती डिस्टेंस है, और शुरुआत में बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा था, बी एफ थोड़ा चलने के बाद अब कितना दूर खड़ा है वो डिस्टेंस है, तो कितना चला कैसे पता करेंगे, पहले कितनी दूरी थी और अब चलने के बाद अब कितनी दूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जयपुर जाना है, जयपुर है 60 किलोमीटर, थोड़ी देर के बाद, अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तब डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, मैं थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद किसी का कॉल आया, किसी ने पूछा भाई अब जयपुर तेरे से कितना दूर है देख के बता, तो मैंने कहा 25 किलोमीटर दूर है अभी, दैट इज में कितना चला, टोटल शुरुआत में थी 60 और उस पॉइंट पे मैंने पूछताछ करी तो अब है 25, तो चला कितना में बताओ, 60 में से 25 माइनस करूंगा 35 किलोमीटर यानी मैं चल गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना, ठीक है। तो सिमिलरली शुरुआती डिस्टेंस बीसी यहाँ से पता चल जाएगी और इस समय की डिस्टेंस बीएफ यहाँ तक पता चल जाएगी, बीसी में से बीएफ घटा दूंगा तो सीएफ मेरी फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया, आया ना, ठीक है। तो यहाँ से बीसी पता करते हैं, तो बीसी बन जा बीसी और 28.5 को √3 से करेंगे तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 28.5 √3, दैट्स इट। तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस बीसी, और यहाँ पे आ जाओ, ये इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाओ, तो बी एफ इंटू √3 यानी कि 3 टाइम्स बी एफ √3 बी एफ, और यहाँ पे 28.5 बन जा 28.5, तो बी एफ चाहिए ना आपको, तो बी एफ की वैल्यू हो जाती है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब वैसे तो रेशनलाइज कर सकते हो आप चाहो तो, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं है, और कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो कर ही दो, करने की आदत डाल दो तो एक ही चीज याद रहेगी √3, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा ऊपर तो, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 3, और 3 से 28.5 कटता भी है, काटो 3 9 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 1 बच गया 1.5 यानी 3 5 जा 15, तो इट विल बी लाइक 9.5 √3 मीटर। चलो अब डिफरेंस कर दें, हमको क्या चाहिए था सी एफ चाहिए था, क्या चाहिए था सी एफ, कैसे निकालेंगे, टोटल बीसी में से माइनस कर दो बी एफ, समझ आया, टोटल बीसी कितना 28.5 √3 माइनस बी एफ कितना 9.5 √3, तो देखो दोनों के पास √3 है, अगर दोनों के पास अलग अलग चीजें होती, जैसे इसके पास √3 होता है, इसके पास √2 होता, या इसके पास √6 होता है या इसके पास √7 होता, तो हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे, पर दोनों के पास सेम चीज है ना, तो हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे इसका सब्ट्रैक्शन, 28.5 में से 9.5 घटा दो, ठीक है। और इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कभी भी दिक्कत आए तो आप हमेशा क्या कर लिया करो, √3 को x मान लिया करो, √3 को x मान लिया करो। अब 28.5x में से 9.5x को घटा सकते हैं ना,
और जब आंसर आ जाए वापस x को √3 मान लो, ठीक है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। 28.5 में से 9.5 घटाओ, 28 में से 9 गए तो 19 √3 मीटर। चेक करो आंसर सही है, 19 √3। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो बाकी कल हाँ जी, जिसको बुलाया था वो तो यहीं बैठेंगे, जिसको रोका था मैंने। बस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।